एक रोलेक्स डेटोना या फिर एक एप्पल वॉच, एक फिजिकल बुक या फिर एक डिजिटल पीडीएफ, एक लव लेटर या फिर एक व्हाट्सएप मैसेज, एक इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी या फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप में ज़्यादातर लोगों ने शायद पहले ऑप्शन को चूज़ किया होगा, ये जानते हुए भी कि एक एप्पल वॉच वक्त के अलावा आपके दिल की धड़कनों से लेकर आपके कदमों तक की जानकारी दे सकती है। एक पीडीएफ सिर्फ पढ़ी ही नहीं बल्कि एडिट भी की जा सकती है। एक व्हाट्सएप मैसेज भेजे जाने के बाद डिलीट भी किया जा सकता है। और एक इलेक्ट्रिक कार एक आइस कार को ड्रैग रेस के अंदर बहुत आराम से हरा सकती है। और ये सब जानते हुए भी आपने नॉट सो एडवांस ऑप्शंस को चूज किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये नॉट सो एडवांस चीजें ह्यूमन इमोशंस एक्सर्ट करती हैं, और स्पेशली आपके इंटरनल कंबशन इंजन पे चलने वाली कार, जिसका इंजन बिल्कुल एक इंसानी दिल की तरह बिहेव करता है। आप बिना किसी आरपीएम मीटर के ये पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी को कब गियर शिफ्टिंग की जरूरत है। यू कैन लिटरली फील व्हेन योर कार इज रनिंग फ्रीली एंड व्हेन इट इज स्ट्रगलिंग जस्ट लाइक अ ह्यूमन। और इसीलिए इवन दो इलेक्ट्रिक हाइपर कार्स किसी भी दूसरी इंटरनल कंबशन वाली गाड़ी को ट्रैक रेस में बहुत ही आराम से धूल चटा सकती हैं, फिर भी इनके अंदर ह्यूमन लाइक फील ना होने की वजह से हद से ज्यादा अमीर लोग इलेक्ट्रिक हाइपर कार्स खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो ये ट्रेंड ओवरऑल कार मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। लोग ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में आने वाली गाड़ी के अंदर इंटरनल कंबशन वाली गाड़ियों को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम हाइपर कार कैटेगरी की बात करें, यानी कि उन गाड़ियों की जिनके अंदर पगानी, बुगाटी, कोनिग्सेक जैसे ब्रांड्स आते हैं और जिनके अंदर पोर्शा 918 या फिर मैक्लारेन P1 जैसी गाड़ियाँ आती हैं, इनके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि कार कंपनीज अब अपनी हाइपर कार मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी को बदलने लगी हैं। और उसका प्राइम एग्जाम्पल है बुगाटी और उसके सीईओ मार्टे रिमैक। बुगाटी ने 2027 में आने वाली अपनी नई गाड़ी और शिरॉन की सक्सेसर बुगाटी टूबियो को रिसेंटली अनवेल किया था। पहले बुगाटी ने इस गाड़ी को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बनाने का प्लान किया था, लेकिन बुगाटी ने बाद में इसको प्राइमरीली इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ी की तरीके से ही बनाया है। और ऐसा करने का फैसला जिस व्यक्ति ने लिया है ना, वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये किया है मार्टे रिमैक ने। मेरा मानना यह है कि आप में ज़्यादातर लोग मार्टे रिमैक को नहीं जानते होंगे, इसीलिए चलो सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब आप उनके बारे में जानोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो बदलाव हुआ है इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। मार्टे 36 साल के क्रोएशियन एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में एक 30 साल पुरानी BMW को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके कई रेसेस जीती थी और दुनिया को ये दिखा दिया था कि बिजली से चलने वाली गाड़ी भी इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों को रेस में हरा सकती है। और जब वो खुद ऐसा करने में सक्सेसफुल रहे, तब उन्होंने रिमैक ऑटोमोबिली नाम से एक कंपनी की स्थापना करी, वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। और ऐसा करने के सिर्फ 2 साल बाद ही, यानी कि 2011 में ही, उन्होंने अपनी पहली कार रिमैक कॉन्सेप्ट 1 भी शोकेस कर दी, जो कि दुनिया की वन ऑफ द क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार भी थी। और इसके बाद मार्टे सिर्फ इलेक्ट्रिक हाइपर कार्स तक ही नहीं रुके, उनकी कंपनी ने कई मेजर कंपनीज के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी पैक्स और पावर ट्रेन्स बनाना भी चालू कर दिया। और देखते ही देखते पोर्शा, किया, रेनो, सिएट, जैगुआर, एस्टन मार्टिन और इवन कोनिग्सेक तक उनके क्लाइंट्स बन गए। और पिनिनफेना की बटिस्टा तो पूरी की पूरी इनकी निवेरा हाइपर कार पर बेस्ड है। अब मार्टे रिमैक और उनकी कंपनी की इन्हीं सब कैपेबिलिटीज को देखते हुए VW ग्रुप ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया, जिसमें कि बुगाटी और रिमैक दोनों को एक जॉइंट वेंचर में लाया गया, जिसके सीईओ बनाए गए मार्टे रिमैक। और इस जॉइंट वेंचर को 2 बड़ी कंपनीज के हवाले कर दिया गया, यानी कि पोर्शा एंड रिमैक, जिसमें कि रिमैक के पास बुगाटी रिमैक के ज्यादा शेयर्स आए, यानी कि 55%, और पोर्शा के पास आए 45%। और इसी चलते मार्टे रिमैक के पास बुगाटी को लेकर डिसीजन मेकिंग की भी पावर आ गई। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एट फर्स्ट प्लेस मार्टे रिमैक को बुगाटी का सीईओ बनाए ही क्यों गया था? शायद इसलिए क्योंकि एज आई एक्सप्लेन बिफोर, उनकी जो इलेक्ट्रिक हाइपर कार्स के अंदर एक्सपर्टीज है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, और VW ग्रुप बुगाटी की नेक्स्ट जनरेशन को पूरी तरीके से फुली इलेक्ट्रिक बनाना चाहती थी। और इस काम के लिए शायद उन्हें मार्टे से ज्यादा कैपेबल कोई और दूसरा बंदा मिल ही नहीं सकता था। लेकिन जब मार्टे सीईओ बने तो उन्होंने बुगाटी के फ्यूचर प्लान्स को पूरा का पूरा अपसाइड डाउन करके रख दिया, और ईवी प्लान्स को डिच करते हुए उन्होंने इस बार और भी बड़े इंजन वाली हाइपर कार को जन्म दिया है, यानी कि ट्यूबियो को। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इमोशन और एनालॉग फील, वही जिसकी बात मैंने वीडियो के इंट्रो में करी थी। रिमैक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने 2016-17 में अपनी निवेरा पे काम करना चालू किया था, तब इलेक्ट्रिक हाइपर कार्स बड़ी कूल हुआ करती थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रिक हाइपर कार्स को लेकर लोगों का जो नजरिया है वो बहुत ज्यादा बदल गया और टू सम एक्सटेंट नेगेटिव हो गया। हाइपर कार्स के कस्टमर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद एक एवरीडे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ी नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी और ईवी हाइपर कार्स और नॉर्मल कार्स के बीच में जो डिफरेंशिएशन फैक्टर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो जो टेस्ला की नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार्स है ना, वो ऑलरेडी कई सारी सुपर कार्स से भी ज्यादा तेज है, और इसीलिए आने वाले टाइम में नॉर्मल कार्स और हाइपर कार्स की स्पीड में शायद बहुत ज्यादा फर्क ना रह जाए। कितने ही हॉर्स पावर की गाड़ी आप बना लोगे, एक टाइम बाद ये खतरनाक हो जाएगा। ऑलरेडी जो निवेरा है वो 2000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है लगभग।
इसके अलावा उन्होंने एप्पल वॉच का भी एग्जांपल दिया था। उन्होंने ये बोला था कि एप्पल वॉच सब कुछ कर सकती है, ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है और बहुत ही ज्यादा एडवांस है, लेकिन फिर भी कोई भी एप्पल वॉच के लिए $2 लाख नहीं खर्च करेगा, जैसा कि मैकेनिकल स्विस वॉचेस के लिए लोग करते हैं। मार्टे ने ये भी बोला कि अगर वो बुगाटी की टूबियों को फुली इलेक्ट्रिक बनाते तो वो शायद अपने ब्रांड वैल्यू की वजह से बिक भी जाती, लेकिन वो उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं बिकती, जो वो अब अनुमान लगा रहे हैं V16 इंजन डालने के बाद इस गाड़ी के अंदर। और मार्टे रिमैक की इन बातों से मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि उनकी जो खुद की इलेक्ट्रिक हाइपर कार है ना, वो शायद से सेल्स के मामले में स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी निवेरा हाइपर कार की 150 यूनिट कमीशन करी थी, लेकिन उनमें से अभी तक यानी कि पिछले 3 साल में सिर्फ 50 गाड़ियां ही डिलीवर हो पाई हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये गाड़ियां हाथ से बनाई जाती हैं तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया है कि हो सकता है कि आगे चल के वो कोई और इलेक्ट्रिक हाइपर कार ना लेकर आए जो इस गाड़ी को रिप्लेस करे, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी करंट इलेक्ट्रिक हाइपर कार के लिए बायस ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये स्ट्रगल हाइपर कार इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, पगानी की जो नई गाड़ी आई है यानी कि यूटोपिया, उसकी 99 यूनिट्स असाइन की गई थी, जिसमें से पूरी की पूरी 99 यूनिट्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं। डिलीवर तो ये अभी तक सिर्फ 4 से 5 गाड़ियां ही कर पाए होंगे, लेकिन कस्टमर्स ने इस गाड़ी के अनाउंसमेंट के साथ ही सारी की सारी यूनिट्स खरीद ली थी, मतलब सब बिक गई थी अलग अलग कस्टमर्स को। ऐसे ही 25 करोड़ रुपए की कोनिग्सेक येस्को की सारी 125 यूनिट सिर्फ 1 से 1.5 महीने में ही बिक गई थी जब 2019 के अंदर इसको अनाउंस किया गया था, लेकिन इसकी प्रोडक्शन अभी तक चल रही है और अभी तक ये गाड़ी लोगों को डिलीवर करी जा रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ईवीज में एनालॉग और इमोशनल फील ना होने की वजह से बुगाटी टूबियों को इंटरनल कंबशन इंजन पर बेस्ड करके बनाया गया है, लेकिन मार्टे ने इसमें इमोशन डालने के लिए सिर्फ इतना ही काम नहीं किया है। उन्होंने कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी एक मैकेनिकल मास्टरपीस बन गई है, जिसमें सबसे पहला तो इसका इंजन ही है। टूबियों के प्रीडिसेसर यानी कि शेरॉन के अंदर एक 8 लीटर का W16 इंजन आता है, जिसमें 4 टर्बोज लगाए जाते हैं, जिनकी मदद से ये गाड़ी लगभग 1500 हॉर्स पावर बनाती है। लेकिन टूबियों के अंदर एक 8.3 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V16 इंजन डाला गया है, जो अपने आप में ही 1000 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर देता है। इसके साथ ही इसको 3 मोटर्स के साथ मेट किया गया है, जिनका टोटल आउटपुट 800 हॉर्स पावर का है, यानी कि ये हाइब्रिड सिस्टम टोटल 1800 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। बुगाटी ने इस गाड़ी के अंदर V16 इंजन 2 रीजंस की वजह से डाला है। एक तो ये है कि V16 इंजन आज से पहले किसी ने भी नहीं बनाया था, और दूसरा ये है कि नेचुरली एस्पिरेटेड होने की वजह से इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा रॉ फील होती है, और नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन होते हैं ना, इनकी आवाज फोर्स इंड्यूस्ड इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर मानी जाती है। इसके अलावा ये जो इंजन है ये बनाया भी क्रॉसवर्थ ने है, जो कि F1 कार्स तक के लिए इंजन बनाती है, इसीलिए इस गाड़ी की जो आरपीएम है वो 9000 तक जाती है। वहीं शेरॉन की जो आरपीएम है वो 7000 तक ही लिमिटेड है, यानी इस कार के जो इंजन की ओवरऑल मैकेनिकल फील है ना, वो शेरॉन से भी ज्यादा बेटर होने वाली है। गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बहुत ज्यादा मैकेनिकल फील देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप कोई मैकेनिकल वॉच देख रहे हो। इवन इसके स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर की जो नीडल्स है ना, वो भी घड़ी की सुइयों की याद दिलाती हैं, और एक महंगी मैकेनिकल वॉच की तरह ही इसमें पीछे की तरफ सारे के सारे गियर्स वगैरह दिखाई देते हैं, जैसे कि एक मैकेनिकल वॉच में दिखाई देते हैं। एंड एक्चुअली इसे बनाया भी एक स्विस कंपनी ने है, जो बड़े स्विस वॉच मेकर्स के लिए वॉच का पूरा मैकेनिज्म डिजाइन करती है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इतना ज़्यादा अच्छा दिखता है कि बुगाटी ये नहीं चाहती थी कि इसको देखने में कोई भी दिक्कत आए, इसीलिए कार का जो स्टीयरिंग है उसमें आपको कोई भी स्पोक सामने की तरफ देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसके स्पोक्स को स्टीयरिंग कॉलम से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पीछे से माउंट किया गया है। अच्छा, ये जो एनालॉग फील है ना, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तक ही सीमित नहीं है। इस गाड़ी में आपको कहीं पर भी स्क्रीन्स देखने को नहीं मिलेंगी किसी भी तरीके के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। हर जगह बस फिजिकल मेटल के बटन दिए गए हैं। इवन नेविगेशन के लिए भी इसके अंदर एक बहुत छोटी सी स्क्रीन आती है, जो जरूरत ना होने पर गायब हो जाती है। बुगाटी का मानना है कि वो इस गाड़ी को फ्यूचर के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इटर्निटीज के लिए कर रहे हैं। स्क्रीन्स के रेजोल्यूशन और टेक्नोलॉजीज हर साल एडवांस होती हैं, और गाड़ियों के थोड़े से पुराने होने पर ही ये आउटडेटेड लगने लगती हैं। लेकिन बुगाटी ने इसे एक आर्ट पीस की तरीके से बनाया है, जिसके चलते ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होगी, जस्ट लाइक एन आर्ट पीस। अच्छा, वैसे बुगाटी अकेली नहीं है जो इस एनालॉग ट्रेंड के पीछे है। पगानी बहुत पहले से ये करती आ रही है, और अब ये और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है उनके केस में, क्योंकि जो उनकी ब्रांड न्यू गाड़ी है यानी कि यूटोपिया, वो एक मैनुअल गियर बॉक्स के साथ लॉन्च करी गई है, जबकि पहले इनकी गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आता था। ऐसा ही कुछ हमें गॉर्डन मरी की T50 के साथ भी देखने को मिलता है। इसमें भी एक प्रॉपर मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है प्योर ड्राइविंग फील के लिए, और कोनिग्सेक भी बीच बीच में अपनी कार्स के अंदर मैनुअल गियर बॉक्स देती रहती है। अब कायदे से देखा है ना, तो ये जो मैनुअल गियर बॉक्स होते हैं ना, इनकी वजह से हाइपर कार्स की परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिलती है, खासकर जब आप गियर शिफ्टिंग करते हैं। और अक्सर ये देखने को मिलता है कि ये गाड़ियां ड्रैग रेसेस के अंदर अपने से कम पावरफुल गाड़ियों से भी हार जाती हैं, जिनके अंदर एडवांस गियर बॉक्सेस आते हैं। लेकिन फिर भी ये कंपनीज अपनी $1 मिलियन कार्स के अंदर मैनुअल गियर बॉक्स एक तो बेटर ड्राइविंग फील के लिए देती हैं, और दूसरा इसलिए देती है क्योंकि मैनुअल गियर बॉक्स वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लग्जरी बन चुके हैं।
जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3% गाड़ियां ही मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती हैं, चाइना में 4%, जापान में 2% और यूएस और कनाडा में सिर्फ 1% गाड़ियां ही ऐसी हैं जिनके अंदर मैनुअल गियरबॉक्सेस देखने को मिलते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े लंबे समय से वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और उन्हें थोड़े फालतू पैसे देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें कन्वीनियंस चाहिए थी। लेकिन अब इसी कन्वीनियंस ने इन मैनुअल गियरबॉक्सेस को वहाँ पर लग्जरी बना दिया और अब क्योंकि इनकी सेल वहाँ पर कम होती है, इसीलिए कार मेकर्स कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं ताकि इकोनॉमी ऑफ स्केल्स को बीट किया जा सके। चलो अब इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। तो इस वीडियो से हमें ये समझ में आता है कि आगे चल के शायद से आइस कार्स एक लग्जरी बन जाए, क्योंकि ये तो डेफिनेट है कि ईवीज आगे चल के सस्ती होंगी और आइस कार्स पर हो सकता है टैक्सेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके चलते हो सकता है कंपनीज इन कार्स को महंगी मैकेनिकल वॉचेस की तरह अपनी लाइनअप के अंदर प्लेस करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर ये भी ज़रूर बताइए कि आपकी फेवरेट हाइपर कार कौन सी है। क्या वो पगानी की कोई गाड़ी है, कोनिग्सेक की है, गमपार्ट अपोलो जैसी कोई गाड़ी है, कौन सी है? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू।